अब आपको यह बताना है कि जो इंश्योरेंस है, ये वर्ड बीमा, इंश्योरेंस, ये हमारी कौन सी प्राचीन किताबों में इसका जिक्र है। इंश्योरेंस शब्द कौन सी हमारी प्राचीन किताबों में इसके बारे में बताया गया है। मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र या न्याय सूत्र। ये सारी हमारी पुरानी किताबें हैं। इनमें मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। तो आंसर है ए, बी एंड सी। और आपको बता दूं किस तरह से बताया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मौसम खराब हो जाए तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि आप जो भोजन है अगले कुछ महीनों का वो पहले ही इकट्ठा कर लो। ये क्या है? ये एक तरह का इंश्योरेंस ही तो है भाई। मौसम अगले 4 महीने खराब है, आपको पता है, तो 4 महीने का खाना पहले इकट्ठा करके रख लो। ये एक तरह का इंश्योरेंस है। तो इस तरह से इंश्योरेंस हमारे मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में इसका वर्णन है। अनातोलिया, अनातोलिया क्या है? अनातोलिया ये हमारे एशिया महाद्वीप का एक पश्चिमी उभार है, यानी कि एक प्रोट्रूजन है, उभरी हुई संरचना है पश्चिमी महाद्वीप की, जो आज का टर्की बनाता है, मॉडर्न डे टर्की। ये ठीक है। दूसरा, टर्की के उत्तर में है रेड सी, उसके साउथ में है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर उनके दक्षिण में है, और टर्की के पश्चिम में है एजियन सी। जानते हो आप टर्की कहां पे है? तो ये जो है ये गलत है। मेडिटेरेनियन सी तो ठीक है, साउथ में है। एजियन सी वेस्ट में है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ में रेड सी नहीं है, नॉर्थ में है ब्लैक सी। तो इसका आंसर है ओनली ए इज करेक्ट, यानी कि फोर्थ। मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। देखो ये टर्की है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखो, ये अगर मान लो ये हमारा एशिया है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, तो एक इसमें पश्चिम की तरफ एक उभार निकला हुआ है, ठीक है। तो ये उभार जो है ये टर्की बनाता है। इसके ऊपर ये है ब्लैक सी, ये टर्की है, ये ऊपर ब्लैक सी है, इधर है एजियन सी पश्चिम में, और दक्षिण में है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, और ये ऊपर यूरोप शुरू हो जाता है पूरा ये, और ये है ब्लैक सी। तो ये है हमारा टर्की। और ये जो उभार है, ये जो निकला हुआ है एक टुकड़ा जमीन का एशिया महाद्वीप से, इसको बोलते हैं अनातोलिया। ये स्टैटिक क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भारत में जो धर्म से रिलेटेड जो फ्रीडम आपको दी हुई है वो एक फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है, जिसको गारंटी करता है आर्टिकल 25 टू 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी धारा 25 से धारा 28 हमारे संविधान की हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर देती है। यह बिल्कुल ठीक है। भारत में उड़ीसा पहला राज्य था जो एक एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आया था, यानी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून लेके आया था 1967 में। उड़ीसा पहला था क्या? उड़ीसा पहला था, मध्य प्रदेश दूसरा था, और अरुणाचल प्रदेश तीसरा था। तो ये भी ठीक है। तो इसमें दोनों ठीक है, आंसर है, बोथ आर करेक्ट। चलिए अब आपको मैच करना है, स्टैटिक का क्वेश्चन है ये। लेफ्ट में जो दिया है वो दिया है आपको सोब्रिके। सोब्रिके मतलब होता है कि भारत के किस शहर को क्या बोलते हैं, और दूसरी तरफ मतलब शहर राज्य भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये राइट में दिया है स्टेट या सिटी। ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया, द पर्ल ऑफ द ओरिएंट, एथेंस ऑफ द ईस्ट यानी पूर्व का एथेंस। एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी थी जहां पे पहले ओलंपिक खेल खेले गए थे। और रोम ऑफ द ईस्ट, इटली की राजधानी रोम बोलते हैं, जहां पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। सो ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया जो है ये बोलते हैं नासिक को। त्र्यंबकेश्वर यहाँ पे धाम है जहां से गोदावरी नदी निकलती है, नासिक महाराष्ट्र में, तो A3 हो गया। पर्ल ऑफ द ओरिएंट बोलते हैं गोवा को, A3B1। एथेंस ऑफ द ईस्ट बोलते हैं मदुरई को, C4, और डी हो गया 2। मैंगलोर को बोलते हैं रोम ऑफ द ईस्ट। सो आंसर है सेकंड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से इनमें से कौन से जानवर को मारा जा सकता है? अब आप कहेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो भाई क्या है, इसमें तो जानवरों को कैसे मार दे, ये तो बचाने के लिए, नाम ही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। लेकिन याद रखिए इसमें एक शेड्यूल 5 होता है, ठीक है। शेड्यूल 1 से जब शेड्यूल 5 की तरफ जाएंगे तो प्रोटेक्शन का लेवल कम होता जाता है। शेड्यूल 1 वालों को तो आप बिल्कुल नहीं मार सकते, शेड्यूल 2 वालों पे फिर प्रोटेक्शन और कम, 3 वालों पे और कम, 4 वालों पे और कम, और 5 वालों को आप मार सकते हो। क्यों? क्योंकि ये फसलें बर्बाद करते हैं। इन्हें बोलते हैं वर्मिन, VERMIN। वर्मिन वो जानवर होते हैं जिनको मारने की अनुमति सरकार देती है, इन्हें आप मार सकते हो। तो इनमें वर्मिन कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। सबसे पहला फ्रूट बैट, दूसरा माइस यानी चूहे, तीसरा रेड पांडा, या चौथा कॉमन क्रो, कौवा। अब देखिए इनमें जो वर्मिन है, पहली बात आपको बता दूं, कोई जानवर हमेशा के लिए वर्मिन रहे ऐसा जरूरी नहीं है, और कई जानवर ऐसे हैं जो कुछ एरिया में वर्मिन कहे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में जो फसलें बर्बाद करता है वो है रीसस मंकी। समझ में आया? रीसस मंकी। इसी तरह उत्तराखंड में गाय, नील गाय। इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे कई जगह पे कुछ विशेष जानवर हैं। जैसे कई बार ये देखा गया था
कि उत्तराखंड वगैरह में जो वाइल्ड बोर है यानी जंगली सुअर, वो भी फसलें बर्बाद करता है। तो कुछ समय के लिए सरकार ने कहा था जंगली सुअर को आप मार सकते हो, वाइल्ड बोर को मार सकते हो, इसी तरह नील गाय को मार सकते हो। तो फसलें बर्बाद करने के लिए और इसमें कुछ समय के लिए किसी जानवर को वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। उसका मतलब यह है कि अगर आप वर्मिन को मारोगे तो आपको सजा नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें फ्रूट बैट जो है ये शेड्यूल 5 में आता है, माइस भी आता है और कॉमन क्रो भी आता है। सी नहीं आता है तो आंसर हो गया ए, बी एंड डी। शेड्यूल 5 वाले जानवरों को आप, क्योंकि वो वर्मिन है, उन्हें उनका आप शिकार कर सकते हो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इथोपिया, ये मैप का क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इथोपिया एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है ये आपको पता होगा। अफ्रीका में जो एक वो इस तरह का सींग निकला हुआ है उसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसमें 4 कंट्री आते हैं, एरिट्रिया है, जिबूटी है, इथोपिया है और एक और है, इथोपिया, जिबूटी, एरिट्रिया। तो इसमें इथोपिया जो है वो लैंड लॉक्ड है। दूसरा, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ एक ही लैंड लॉक्ड कंट्री है जो है लाओस। साउथ ईस्ट एशिया मतलब क्या है? साउथ ईस्ट एशिया मतलब आसियान की जो 10 कंट्री है, क्या उनमें सिर्फ लाओस एक कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है? चलिए मैप पे हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया। अब स्टार्ट हो जाओ। थाईलैंड, तो थाईलैंड यहां पे देखो गल्फ ऑफ थाईलैंड से लग रहा है, समुद्र अगर नहीं है तो लैंड लॉक्ड है। ये है लाओस, लाओस लैंड लॉक्ड है, ये सब जानते हैं, ठीक है। ये है वियतनाम, वियतनाम भी समुद्र से लग रहा है। उसके बाद नीचे इंडोनेशिया, ये तो खैर समुद्र में है ही, पूरे मलेशिया और ये इंडोनेशिया और ये सब कुछ, फिलीपींस भी पूरा समुद्र में है। तो लाओस जो है ये एकमात्र साउथ ईस्ट एशिया में लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, ये है हॉर्न जिसकी हम बात करते हैं, ये जो सींग निकला हुआ है अफ्रीका में, इसमें 4 कंट्री हैं। हाँ, सोमालिया में मिस कर रहा था, सोमालिया, जिबूटी, एरिट्रिया और इथोपिया। तो इसमें इथोपिया लैंडलॉक्ड कंट्री है, एरिट्रिया देखिए रेड सी से लगता है, जिबूटी गल्फ ऑफ एडन और रेड सी से लगता है, सोमालिया गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन से लगता है। तो ये भी ठीक है, यानी इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आंसर है बोथ आर करेक्ट। चलिए अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर। पिछले वीडियो में आर्ट एंड कल्चर का मैंने क्वेश्चन नहीं डाला था, तो काफी लोगों के कमेंट आ गए मुझे कि आर्ट एंड कल्चर आपको पसंद आने लगा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं कि आर्ट एंड कल्चर तक में आपका इंटरेस्ट आ गया। खैर, हिंदू के जो मंदिर होते हैं, हिंदू के मंदिर से क्या मतलब है? नागर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसार शैली सब पढ़नी है। नागर शैली के मंदिरों में इनमें से क्या मिलेगा, यानी हिंदू के मंदिरों में इनमें से क्या मिलेगा? गर्भगृह मिलेगा, मंडप मिलेगा, शिखर मिलेगा या सातवाहन मिलेगा? देखो सातवाहन तो एक वंश था, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डी जो है वो रॉन्ग है। हाँ, आपको वाहन मिलेगा, सातवाहन नहीं मिलेगा। वाहन क्या होता है? जो भगवान की मूर्ति है उसका जो रथ होता है उसे बोलते हैं वाहन, ठीक है, वो मिलेगा आपको। शिखर, शिखर भी मिलेगा। मंडप, मंडप तो मिलेगा ही। और गर्भगृह बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम, जहां पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। और मंडप बोलते हैं बैठने की जगह को, हॉल को। तो वो सबको मंडप, अर्ध मंडप, और वो भी कई तरह के होते हैं। कई बार चलने वाले एरिया को जहां लाइन लगती है उसे भी मंडप बोल देते हैं, कई बार बैठने वाले एरिया को मंडप बोल देते हैं। तो ये सब होते हैं। बाकी जगती होता है, रेस प्लेटफॉर्म होता है, अधिष्ठान होता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, वो नीचे नींव रखी जाती है जहां पे मंदिर की, वो होता है। तो ये सब चीजें होते हैं। तो ए, बी और सी है, इसमें आंसर है सेकंड। नागर शैली के जो मंदिर होते हैं, याद रखो, उनमें जलाशय नहीं होता, यानी पानी का कोई सोर्स नहीं होता, 4 दीवारियां नहीं होती उनमें। यहीं पे वो द्रविड़ शैली से अलग है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं, जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं, द्रविड़ आर्किटेक्चर, द्रविड़ स्थापत्य कला जिनमें देखी जाती है, उनमें आपको क्या मिलेगा? उनमें आपको वो भी मिलेगा, ये पानी मिलेगा, पानी का जलाशय मिलेगा कोई ना कोई, उसमें 4 दीवारी मिलेंगी आपको, और ये सब कुछ फर्क है। खैर डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो 42वां संशोधन जब हमारे संविधान का हुआ था 1976 का, तो उसमें ऐड किया गया था? मैं रिपीट करता हूं, इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, और आपको बता दूं 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी बोलते हैं। इतने सारे बदलाव संविधान में किए गए थे तो इसे हम लघु संविधान भी बोलते हैं। सबसे पहला, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के लिए हमें उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है, ये किया गया था बिल्कुल। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, गरीब लोगों को हमें जो कानूनी सहायता है वो फ्री में देनी है और उन्हें इक्वल जस्टिस उनके लिए होना चाहिए, ये भी किया गया था। और तीसरा, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, यानी जो अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, यानी कि जो जिसे कहते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो इनकम में इनइक्वालिटी है, हमें उसे कम करना है, स्टेटस में इनइक्वालिटी को कम करना है, जो सारा पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में जाए इस चीज को कम करना है। तो ये जो है ये ऐड किया गया था
44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 में, ना कि 42nd अमेंडमेंट में। तो ए और बी किए गए थे, तो आंसर है ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि थर्ड। यहां पे आप देख सकते हो लक्ष्मीकांत में साफ साफ लिखा है बड़ा कि 42nd अमेंडमेंट में 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे और ये 4 यहां पे लिखे हैं। और जो ये 44th अमेंडमेंट है, इसमें जो किया गया था वो वाला था ये वाला, minimize inequality in income, status, facility and opportunity. Next question is about a festival of the Northeast. So Baidian Klam is a festival which is celebrated every year in Assam. The Pnar is a tribal group in Meghalaya. Baidian Klam is celebrated for seeking a good harvest and to drive away plague and various other diseases. So first is Baidian Klam is a festival celebrated every year in Assam. It is celebrated by the people of Jayantia Hills, and the tribes are called Jayantia tribes, which is not in Assam, which is actually in Meghalaya. And the Pnar is a tribal group in Meghalaya. This is correct. In fact, Pnar is also called Jayantia, right? Jayantia is also called Pnar. So B is correct, A is wrong. And the third one, is it celebrated for good harvest? Yes, this is absolutely correct. So here B and C are correct. The answer would be. Now art and culture. A male torso from Harappa was made up of which metal or element or inorganic metal, whatever you call it, material you can say. Male torso. Now look, this is the male torso, okay? And you can see there are holes here, which are probably, some other pieces are missing. So there could have been arms. Here also there is a hole you can see for attachment of head. And here you can see a hole for attachment of the arms, which are missing. We have only received a male torso. But what it was made up of? You can see here only, it was made up of red sandstone. And this is a dancing girl statue from Mohenjo-daro. And dancing girl statue was made up of bronze. Remember that, okay? Now question number 11. This is geography, NCERT. Puerto Rico Trench is located between which two plates? You must have heard about various plates like Nazca Plate, Indo-Australian Plate, and all these plates. Now I want to ask you a question. The Himalayas were formed when which two plates collided? Write down in comments. Let's see who answers it. And Puerto Rico Trench is located between which two plates? Now Puerto Rico is where? It is in Central America, right? Between North America and South America. And the Caribbean part, which is called the West Indies. So it is located between North American plate and Caribbean plate. So the answer is A and B. Third is the answer. And you can see here, I'll show you. So this is Puerto Rico Trench. This is the country Puerto Rico. And here you can see Puerto Rico. What is a trench? You must have heard about Mariana Trench, which is in the Pacific Ocean. Mariana Trench is the deepest part of the world, okay? Deepest point in the world, below the oceans. Similarly, you have trenches which are basically, which go deep, from the surface, which is below the ocean. Just remember it like that. So this is the Puerto Rico Trench. It is between the North American plate and the Caribbean plate. Caribbean is what you call the West Indies. अगला जो प्रश्न है वो फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में है, जो कि जानवरों में काफी कॉमन है, खासकर भारत में। सो फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये वायरस से होता है। क्या ये वायरस से होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये जो डिजीज है इसमें क्लोवन हूव्ड एनिमल्स में होता है। आप यहां पे देखिए डायग्राम में, ये जो पैर है और ये जो पैर है जानवर के, इनमें फर्क है। ये जो पैर है ये गाय के हैं। गाय के जो पैर है सबसे नीचे, जो ये पैर का सबसे आखिरी पार्ट है, इसमें बीच में एक गड्ढा नजर आ रहा है आपको। और ये है घोड़े के पैर, हॉर्स। हॉर्स के जो पैर हैं आपको इनमें कोई गड्ढा नजर बीच में नहीं आएगा, यानी हूव नजर नहीं आएगा। तो क्या ये जो रोग है फुट एंड माउथ, क्या ये सिर्फ उन जानवरों में होता है जिनमें पैर में नीचे गड्ढा होता है, यानी हूव होता है, क्लोवन हूव बोलते हैं इसे? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ये कैटल और हॉर्सेस को अफेक्ट करता है? नहीं, हॉर्सेस में नहीं होता है, क्योंकि हॉर्सेस में क्लोवन हूव नहीं होते हैं। सो कैटल में होता है, हाँ, गाय भैंस वगैरह में होता है। तो सी जो है वो गलत है, ए ठीक है और बी ठीक है। तो आंसर है फोर्थ, यानी कि ए एंड बी आर। चलिए आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन ले लेते हैं। जो पपेट्री होती है, पपेट्री मतलब जो कठपुतली बोलते हैं इसे, जो नचाते हैं ना, पपेट, कठपुतली, धागों से बांध के, और वो डॉल्स वगैरह होती हैं और वो सब, जो आपने देखा होगा कठपुतली का नृत्य। तो कठपुतली का सबसे पुराना लिखा हुआ जो रेफरेंस है वो कौन से शास्त्र में मिलता है? ठीक है, शिलापद्दिकारम, नाट्य शास्त्र, सामवेद या शकुंतलम, अभिज्ञानम शकुंतलम। तो इसमें से किसमें सबसे पहले कठपुतली के बारे में लिखा हुआ मिलता है? यह मिलता है शिलापद्दिकारम में। यहां पे आप देख सकते हो नितिन सिंघानिया किताब में साफ साफ लिखा है कि तमिल पुस्तक शिलापद्दिकारम में सबसे पुराना रेफरेंस मिला है पपेट्री का। चलिए एक स्टैटिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले लेते हैं। वूलर झील जो है ये एक नमकीन पानी की झील है, जैसे चिल्का झील जो है? नहीं, ये गलत है। वूलर झील जो है ये भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। वूलर लेक जो है ये एक जलप्रपात बनाता है, डेल्टा बनाता है झेलम नदी के ऊपर। ये ठीक है, कश्मीर में है ये। सो इसमें आंसर है ओनली बी इज करेक्ट। चलिए आते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी से, अब आते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी।
जो इनलैंड समुद्र होते हैं, इनलैंड सी, ठीक है, इनलैंड सी जो होते हैं ये सिर्फ नमकीन पानी के होते हैं। दे आर एसेंशियली सॉल्ट वाटर बॉडीज। ये बिल्कुल ठीक है। सी का मतलब ही होता है नमकीन पानी। क्या आपने कभी समुद्र सुना है जिसमें कोई फ्रेश वाटर हो? तो सी चाहे नॉर्मल सी हो जैसे इंडियन ओशियन और ये सब जो है, या इनलैंड हो। इनलैंड सी का मतलब क्या है? इनलैंड सी मतलब जो एक महाद्वीप के बीच में होते हैं, समझ गए? इनलैंड सी। यहां मैंने 4 सी दिए हैं, क्या ये चारों इनलैंड सी हैं? कैस्पियन सी, रेड सी, ब्लैक सी और अराल सी, ये एग्जाम्पल हैं इनलैंड सी के। यस, ये ठीक है, ये चारों ही इनलैंड है। इनलैंड सी जो होता है उसका किसी दूसरे समुद्र से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता है। अराल सी जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर है। अराल सी, ये भी ठीक है। इसमें सारे ठीक है, आंसर है ऑल आर करेक्ट। यहां पे आप लिखा हुआ देख सकते हो एनसीईआरटी में कि जो लार्ज सॉल्ट वाटर बॉडीज फाउंड इनसाइड द कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड इनलैंड सी। अगला सवाल आर्ट एंड कल्चर से है। पुतुल नाच। पुतुल नाच क्या है? ये एक तरह का मार्शल आर्ट है, ये एक तरह का कठपुतली है, ये एक तरह का लोक नृत्य यानी फोक डांस है, या शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस है। तो पुतुल नाच जो है ये एक तरह का कठपुतली है, पपेट्री है। और ये बंगाल, उड़ीसा, असम वगैरह में ये कठपुतली नाच होता है, पुतुल नाच। और बस इतना याद रखो इसमें। अगला सवाल है मैप। एक सेकेंड। अगला सवाल जो है वो है मैप, नक्शा। माउंट कुक ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट कुक ये गलत है। माउंट कुक जो है वो न्यूजीलैंड में है। और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ये चिले से पास होती है। चिले दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो ये बिल्कुल चिले से पास होती है। दोनों इसमें ए तो गलत है, बी ठीक है, आंसर है ओनली बी इज करेक्ट। अगर आपसे मैं मान लो क्वेश्चन इस तरह से बना दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनमें से कौन से दक्षिण अमेरिकी देश से पास नहीं होता है, तो क्या आप तैयार हैं उस तरह के सवाल के लिए? इसलिए कहता हूं मैप को अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये देखो, तो ये है हमारी इक्वेटर। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इन सब देशों से पास होती है। इनफैक्ट जो एक्वाडोर है इसका नाम इक्वेटर के नाम पे ही पड़ा था, इक्वेटर एक्वाडोर, क्योंकि इक्वेटर इससे पास होता है। इक्वेटर को हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। उसके ऊपर होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो दक्षिण अमेरिका से इसका कोई लेना देना नहीं है। याद रखिए, जो अफ्रीका है वो महाद्वीप ऐसा है जिससे ये तीनों पास होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है देखिए कहां से पास होती है, ये जो क्या नाम, जो मकर रेखा है ये पास होती है सबसे पहले चिले से, ठीक है, फिर होती है अर्जेंटीना से, फिर पैराग्वे से और फिर ब्राजील से। CAPB क्लियर है? तो सवाल मैप का ऐसे भी आ सकता था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के किस देश से पास नहीं होती है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो चेयरमैन होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो कोई सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का, यानी किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, या तो अभी कार्यरत हो या रिटायर्ड हो चुका हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, या किसी सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। समझ में आ गया? किसी भी भारत के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सर्विंग या रिटायर्ड, या सुप्रीम कोर्ट का जज, तो ये ठीक है। दूसरा, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के मेंबर होते हैं, उन्हें एक सिलेक्शन कमेटी चूज करती है, और यह सिलेक्शन कमेटी का हेड होता है कोई भी सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई एक कार्यरत जज। ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, आंसर है बोथ आर करेक्ट।